Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about welfare definition which is given by Alfred Marshall. तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन जहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन के बारे में बताया. Alfred Marshall was born in London on 26 July 1842 and he was a professor of political economy at the University of Cambridge from 1885 to 1908. He was the founder of Cambridge School of Economics, which rose to great immense in the 1920s and 1930s era. एल्फ्रेड मार्शल ने एक बुक लिखी थी और उस बुक में उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था. उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और वो पब्लिश की गई थी 1890 में. मार्शल ने जो डेफिनेशन दी उन्होंने वेलफेयर के बारे में बताया और उनका मानना था कि मटेरियल वेलफेयर ही इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है. और फिर उन्होंने आगे कई अपनी डेफिनेशंस में बताया है. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्टली कनेक्टेड क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटीरियल रिक्वेस्ट फॉर वेल बींग. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है. यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल ने जब इकोनॉमी के बारे में बताया तो उनका मानना था कि जो इकोनॉमी है वो मैनकाइंड की स्टडी के ऊपर है और वो भी मैनकाइंड कौन सा, जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में काम करता है. और उन्होंने वो एक पर्सन जो इंडिविजुअल पर्सन है वो कैसे सोशल एक्शन लेता है अपने जीवन में या इकोनॉमी को बनाने में, उसके बारे में बताया. उनका मानना था कि जो मटेरियल रिक्वेस्ट है वो ही वेलबींग को डेवलप करते हैं. उसके अलावा उन्होंने कई फीचर्स के बारे में बताया जहाँ पे पहला फीचर बताया गया इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. दिस डेफिनेशन गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द मैन देन वेल्थ. एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से उन्होंने वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया ना कि वेल्थ पे. उनका मानना था वेल्थ इज द थिंग विच इज़ इशू टू सेटिस्फाई द नीड और वांट ऑफ अ मैन, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है ह्यूमन को डेवलप करना. वहीं पे सेकंड फीचर्स में उन्होंने बताया कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. उन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी ये वर्ड को यूज़ किया है जो है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वेल्थ अर्निंग एंड वेल्थ स्पेंडिंग द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इज नेसेसरी. गुड्स फॉर वेलबींग. उनका मानना था कि कंट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो वेलबींग के लिए रहें, मतलब ह्यूमन बींग के लिए रहें. दिस डेफिनेशन ऑल्सो टेल अस अबाउट द गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर वेलबींग, जैसे बुक्स, फूड, पेन और हर वो मटेरियल जो कि प्रोड्यूस्ड किया गया है कंट्री में ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, वो वेलबींग के अंदर आता है. नेक्स्ट फीचर में बताया है स्टडी ऑफ सोशल मैन. अल्फ्रेड मार्शल ने मोस्टली सोशल मैन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया. अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडी द एक्टिविटी ऑफ दैट मैन हु आर लिव इन द सोसाइटी. लेकिन ऐसे पर्सन जो सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं वो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते. इट मीन्स वो इकोनॉमी में इंक्लूड भी नहीं होते. नेक्स्ट पॉइंट में बताया है टेल अबाउट द रियल मैन. एल्फ्रेड मार्शल ने रियल मैन के बारे में बताया. द मैन हु आर वर्किंग फॉर हिमसेल्फ ओनली आर नॉट द पार्ट ऑफ हिज इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रियल मैन हु पार्टिसिपेट इन द सोशल एक्टिविटी फॉर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक मोटिव्स. इकोनॉमी में रियल मैन वो होता है जो सिर्फ इकोनॉमी में नहीं पढ़ता बल्कि वो सारी एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है, जैसे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसमें इंक्लूडेड रहती हैं. नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है साइंस एंड आर्ट. इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट. यहाँ पे साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि इकोनॉमिक में हम सिस्टमेटिक वे से स्टडी करते हैं, वहीं वहाँ आर्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इकोनॉमिक्स में रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो दूसरों के बिहेवियर को देखते हुए रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं. मनी इज द मेजर ऑफ वेलफेयर. इकोनॉमिक वेलफेयर इज द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर. इट कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द रॉड ऑफ मनी. तो इसलिए मनी को हम वेलफेयर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर कंट्री में मनी इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स उनका डेवलपमेंट भी हो रहा है और कंट्री में वेलफेयर भी इंक्रीज हो रहा है. वहीं पे कुछ मेरिट्स बताए गए हैं जो एल्फ्रेड मार्शल ने बताए हैं. वेलफेयर डेफिनेशन इज मोर एडवांस देन वेल्थ डेफिनेशन. ये हमारे लिए मेरिट की बात है क्योंकि वेलफेयर में हमने सिर्फ वेल्थ को फोकस न करते हुए ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट के बारे में भी देखा है. इट टेल्स अबाउट द ह्यूमन वेलफेयर एंड देन वेल्थ एंड ऑल्सो दोज थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर वेलबींग. यहाँ पर बताया गया जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वेलबींग के लिए, इट मीन्स उनके डेवलपमेंट के लिए, वो भी उन्होंने इंक्लूड किया है. दिस डेफिनेशन इज मोर साइंटिफिक, रेलिवेंट, बेटर देन वेल्थ डेफिनेशन. लेकिन जहाँ
मेरिट होता है वहाँ क्रिटिसिजम्स भी होते हैं। तो पहले ही क्रिटिसिज्म में बताया गया है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स क्रिटिसाइज फॉर हैविंग अ नॉर्मेटिव बाइस। इन दिस व्यू इट डज नॉट फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग एक्चुअल इकोनॉमिक्स। इन्होंने मोस्टली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है जो कि जजमेंटल होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस न करते हुए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस किया गया है। वही सेकेंड पॉइंट में बताया है, द फोकस ऑन इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी may occur analysis of wider long-term issue such as whether the economic system is desirable and stable on the fine planet of limited natural capital। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ पे फोकस नहीं किया कि हमारी कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। इन्होंने बोला वेलबींग का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की नीड रहती है जो कि स्केयर है। Large corporation might perhaps come closer to the neoclassic idea of profit maximization, but this is not necessarily viewed as desired if this come at the expense of neglect of wider social issue। अगेन यहाँ पर एक चीज़ और पे ध्यान दिया गया है कि हमारे लिए नियो क्लासिक के हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन कई बार सोशल इशू होने की वजह से प्रॉफिट तो होता है लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर एक चीज़ पे और भी फोकस किया गया है। अगेन हमारे पास जो आगे की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो है प्रॉब्लम विथ मेकिंग द न्यू क्लासिकल जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी कंपेटेबल विथ एन इकोनॉमी दैट डेवलप्स ओवर द टाइम एंड इंक्लूड द कैपिटल गुड्स। जैसे जैसे न्यू क्लासिकल की थ्योरी बढ़ती गई वहाँ पे कैपिटल गुड्स भी इंक्लूड किए गए, लेकिन इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ मटीरियल वेलबींग के बारे में बताया है और कैपिटल गुड्स के बारे में नहीं बताया। In the opinion of some, these development has found critical weaknesses in the neoclassical economics. Economics, however, have continued to use highly mathematical model। और इनके हिसाब से न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो रहते हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अनक्वालिफाइड रहते हैं। द बेसिक थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व इज क्रिटिसाइज फॉर एगरली स्ट्रॉन्ग एजम्पशंस। यहाँ पर जो एजम्पशंस बताए गए हैं उसके हिसाब से जो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व की डिमांड कर्व की जो थ्योरी चलती है वो भी गलत ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है इन जनरल एलिगेसी ओवरली अनरियलिस्टिक एजम्पशंस के बारे में एल्फ्रेड मार्शल ने बताया है, जो कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से यहाँ पे जो एजम्पशंस बताए गए हैं वो यहाँ पे अनरियलिस्टिक हैं। द बेसिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इन न्यू क्लासिकल क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक्स इज फॉर इनकरेक्ट एजम्पशंस अबाउट रैशनल ऑफ प्रोड्यूसर। यहाँ पे रैशनली ऑफ प्रोड्यूसर के हिसाब से बताया जाए तो ये बताया जाता है कि वो पर्सन या वो प्रोड्यूसर जो स्टेबल माइंड का है वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, मतलब इनका जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। ऑफन एट द इंडिविजुअल लेवल वेरिएबल सच एज सप्लाई एंड डिमांड सच एज इंडिपेंडेंट आर एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो एट एन एग्रीगेट लेवल। लेकिन इन्होंने वेरिएबल्स जो कि सप्लाई और डिमांड है इस पर भी फोकस नहीं किया। तो ये थे कुछ क्रिटिसिजम्स जो कि एल्फ्रेड मार्शल द्वारा बताए गए थे उनकी वेलफेयर डेफिनेशन में। होप स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।